कन्हैया कुमार जी, नमस्कार। मेरा नाम प्रहर्ष है। मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो एक तरह से फॉलो ऑन क्वेश्चन है। आपने रिजर्वेशन के बारे में जब उस आपसे क्वेश्चन किया गया, आपने कहा कि यूट्यूब वीडियो देख लीजिएगा। मैंने देखा हुआ है यूट्यूब वीडियो। उसमें आपने ये कहा था कि बेसिकली जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि आप जाकर मंदिर में देखिए जो पुजारी हैं वो किस कास्ट के हैं और जो गटर साफ कर रहे हैं वो किस कास्ट के हैं। ये जो समाज में असमानताएं हैं, इसके बेसिस पर आपने कहा था कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि रिजर्वेशन आज तो लगा नहीं, इसको लगे हुए मतलब अरसा बीत गया है। अगर ये वाकई में एक इफेक्टिव टूल होता इन असमानताओं को कम करने के लिए, तो ये अब तक वर्कआउट कर दिया होता। अगर ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो आप जो कि इस देश के बहुत ही महानतम यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन में एक बहुत बड़े सुधार की जरूरत है, जहां पर जो पुराने रूल्स हैं उनको हटाया जाए, नए रूल्स को लाया जाए, जो असमानता की श्रेणी में सबसे नीचे पायदान पर हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, और जो रिजर्वेशन का फायदा उठा चुका है उनको उस बेनिफिट स्कीम से निकाल दिया जाए? नहीं, देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो बात ऑलरेडी हो रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग, माने हम भी ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कन्वीनियंटली हम कोई चीज़ देखना चाहते हैं और कोई चीज़ नहीं देखना चाहते हैं। अब हमने जब कहा रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन के साथ साथ हमने एक और वर्ड का इस्तेमाल किया, एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन में जो है, रिजर्वेशन के आप एक फॉर्म की बात कर रहे हैं जहां लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एफर्मेटिव एक्शन हैं जो सोसाइटी के दूसरे मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों के लिए उसके प्रावधान किए जाते हैं। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं समझने के लिए बार बार, कि मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में आगे का एक बॉगी जो रिजर्व किया गया है महिलाओं के लिए, ये भी एक फॉर्म ऑफ एफर्मेटिव एक्शन है कि सोसाइटी के भीतर जो कमज़ोर लोग हैं उनको इक्वलिटी की श्रेणी में लाने के लिए आपको हमेशा एफर्मेटिव एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और समय समय पे एफर्मेटिव एक्शन के अंदर रिफॉर्म भी होते रहते हैं, नए कैटेगरी शामिल किए जाते हैं, पुरानी कैटेगरी को हटाया भी जाता है। जैसे ओबीसी रिजर्वेशन जब लागू किया गया तो उसमें क्रीमी लेयर के प्रावधान को जो है वो शामिल किया गया है। तो व्यवस्था ऐसे ही चलती है, वक्त के साथ पुरानी चीज़ें हटती हैं और नई चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। और इसको भी समाज के उसी प्रोसेस की तरह देखना चाहिए। जैसे आज आप खराव नहीं पहनते हैं, आज आप धोती नहीं पहनते हैं, वक्त के साथ वो चीज़ें जो हैं वो निकल गई हैं और आपने जो है नए पोशाक जो हैं वो शामिल कर लिए हैं। असल बात जानते हैं क्या है? असल बात ये नहीं है कि लोग इस प्रोसेस को समझना नहीं चाहते हैं। असल बात यह है कि लोग इस पूरे के पूरे प्रोसेस के ही खिलाफ हैं, क्योंकि जिसको प्रिविलेज मिल गया है वो नहीं चाहता है कि किसी और को ये प्रिविलेज मिले। ये जो बेईमानी है, ये बेईमानी को समझना बहुत जरूरी है। जबकि साइंटिफिकली यदि आप सोसाइटी को देखते हैं, मान लीजिए मेरा जो शरीर है, मैं बार बार इस एग्जाम्पल को देता हूं, मेरा हाथ, एक हाथ, दाहिना हाथ यदि बहुत लंबा है तो ये स्वस्थता की निशानी नहीं है, ये जो है विकलांगता की निशानी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और एफर्मेटिव एक्शन जो है वो दुनिया भर में दिए गए हैं। आप किसी विकसित देश की बात कर लें या किसी सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात कर लें, हर जगह एफर्मेटिव एक्शन को देने की ज़रूरत होती है। सोसाइटी की में जो इनइक्वलिटी है उसको, उसकी खाई को पाटने के लिए, इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी एफर्मेटिव एक्शन लिए जाते हैं उसके खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है। और माहौल इसलिए बनाया जाता है ताकि वो जो प्रिविलेज लोग जो पावर स्ट्रक्चर में रूलिंग क्लास का हिस्सा हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अपना पावर किसी और से शेयर करें। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बिल्कुल अलग एग्जांपल। मैं जब आपने कहा कि महानतम यूनिवर्सिटी, महानतम तो नहीं है, हाँ ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी है तो इसका क्या मतलब है हम कह दें कि महानतम है। देश के राष्ट्रपति ने जो है उसको बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया है। उस यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ रहा था तो बार बार ये सवाल पूछा गया कि आप सब्सिडी कब पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर सब्सिडी गलत है, अगर सब्सिडी मेरे लिए गलत है, कन्हैया कुमार के लिए गलत है, तो सब्सिडी उसके लिए भी गलत है ना, जिनका बच्चा जर्मनी में जाकर के सब्सिडी पे पढ़ रहा है। जो लोग सब्सिडी का विरोध भारत में कर रहे हैं उनको वो सब्सिडी जर्मनी में लेने में, यूके में लेने में बहुत मजा आ रहा है। ये अफ्रीकन स्टडीज क्या होता है, और अपना बच्चा वहां जाकर के स्पेनिश स्टडीज पढ़ रहा है, वो उनको बहुत मजा आता है। बड़े शौक से ऑफिस में जो है एकदम बड़ा शौक से खुश होकर के, यू नो माई चाइल्ड गॉट ए सीट इन जर्मनी, इन बर्लिन यूनिवर्सिटी। वहां आपको सब्सिडी अच्छा लग रहा है, यहां आपको सब्सिडी खराब लग रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि वो तो एक एफर्मेटिव एक्शन का एक विकृत रूप था ना, कि पुजारी का बेटा ही पुजारी बनेगा। हमने क्या कहा
कास्ट रिजर्वेशन जो है वो कोई संविधान के लागू होने के बाद थोड़ी शुरू हुआ है। हजारों साल से जो कास्ट रिजर्वेशन चला आ रहा था उसको खत्म करने के लिए लागू हुआ है, लेकिन इसको क्या किया गया, इसको पलट दिया गया। आज वही हमारे जमहूरियत के साथ किया जा रहा है कि जमहूरियत को सर के बल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं सिंपल एक बात आपको कहता हूं कि समाज के भीतर यदि अराजकता होगी, एनार्किक सिचुएशन होगा, समाज के भीतर अगर इनइक्वलिटी होगी, समाज के भीतर अगर इस तरह से असमानता बढ़ती रहेगी, तो हम समाज को स्टेबल करके नहीं रख सकते हैं। समाज को स्टेबल करने के लिए जो लोग पीछे छूट गए हैं उसको मुख्य धारा में शामिल करना जरूरी है। जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ठीक है, उसको लेकर के जो मेन स्ट्रीम, कोट एंड कोट मेन स्ट्रीम इंडिया के लोगों का बिहेवियर है, वो जब तक नहीं बदलेगा तब तक वो अपने आप को भारतीय होना महसूस नहीं करेगा। अगर उसको हम भारतीय होना महसूस कराना चाहते हैं तो इसके इस साइकी में इस बात को डालना पड़ेगा कि ये देश जितना बिहारियों का है उतना ही मणिपुर वालों का है। ये एस्टेब्लिश करना जरूरी होता है। ये एस्टेब्लिश करना जरूरी है कि जितने प्रिविलेज ब्राह्मणों को ऐतिहासिक रूप से मिलते रहे हैं, कम से कम एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए वही प्रिविलेज हमको दलितों को भी देना पड़ेगा, हमको पिछड़ों और अति पिछड़ों को भी देना पड़ेगा। ये वो प्रिविलेज जो इस देश के अंदर पुरुषों को मिलता रहा है, उस प्रिविलेज को काउंटर करने के लिए कम से कम उतना प्रिविलेज महिलाओं को देना पड़ेगा कि वो भी अपने आप को नागरिक महसूस कर सकें, इंसान महसूस कर सकें। अपने आप में ये कितनी शर्मनाक बात है, इस बात को आप सोचिए। जब कहते हैं एक शंकराचार्य साहब की औरतें जो हैं वो पुजारी नहीं बन सकती क्योंकि उनका शरीर अशुद्ध होता है। शरीर अशुद्ध से पैदा होकर के पुरुष शुद्ध हो जाते हैं और महिला अशुद्ध ही रह जाती है। ये जो मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी को समझिए। और आपको मैं बता देता हूं, आप कहेंगे कि पढ़ने लिखने से सब कुछ हो जाता है। नहीं, वो साइकी को जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे तो सिर्फ पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। एक जज साहब ने कहा, माने कितनी दुखद बात है, कि केरला में बाढ़ इसलिए आ गया क्योंकि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश दे दिया गया। अब मुझे बताइए, तो गुजरात में भूकंप इसलिए आ गया था कि वहां पे लोग ढोकला खाते हैं? क्या इसका मतलब है? ये जो इलॉजिकल चीजें हैं, इस इलॉजिकल चीजों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है मेरे दोस्त, ताकि हम अपनी नाकामी की जिम्मेवारी किसी और के कंधे पे डाल दें। और ये सरकार उसमें मास्टर है, अपनी नाकामी की जिम्मेवारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे डालती है। उसी तरीके से हम अपनी नाकामी की जिम्मेवारी जो है, रिजर्वेशन देश में है इसलिए हम बेरोजगार हैं, ये हमको एस्टेब्लिश करने के लिए सिखाया जाता है। एक बात मुझे बताइए, ईमानदारी से सोच के बताइएगा, मात्र 1% नौकरियां, 1% से थोड़ा सा ज्यादा पब्लिक सेक्टर की नौकरी बची है इस देश में। पब्लिक सेक्टर को छोड़ करके और कहीं रिजर्वेशन नहीं है, ये बात तो आप जानते हैं। तो मात्र जब 1 से 1.5% नौकरियां पब्लिक सेक्टर में बची है तो देश में बेकारी क्यों है? 99% नौकरियां तो प्राइवेट सेक्टर में है, तब देश में बेरोजगारी क्यों है? असली मुद्दा है बेकारी। और इस बेकारी के मुद्दे पे सब लोग एकजुट होकर के संघर्ष नहीं करें, इसीलिए रिजर्वेशन को एक मुद्दा बना करके रखा गया है। 5 कुर्सी है, 5 कुर्सी में से 3 कुर्सी मान लीजिए रिजर्व है, तो कोई रिजर्व कैटेगरी के किसी 3 ही व्यक्ति को 3 कुर्सी मिलेगा ना, बाकी 2 कुर्सी जो है वो ओपन कैटेगरी में रहेगा। मुद्दा ये बात नहीं है, मुद्दा है कि उस रिजर्वेशन के पूरे पर्सपेक्टिव को ही आज खत्म कर देने की कोशिश है, ताकि इनइक्वलिटी को जस्टिफाई किया जाए। और उस इनइक्वलिटी के चलते जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके खिलाफ हमारा कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हो, हम उसके लिए किसी और को जिम्मेवार ठहराते रहें, इस बात के लिए हमको ट्रेंड किया जा रहा है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज इस देश को यदि मजबूत बनाना है तो उसकी मजबूती के लिए हमको ये तय करना पड़ेगा कि मंजिल का जो बिल्डिंग है उसका हर मंजिल जो है वो मजबूत बने, तभी देश मजबूत बनेगा। क्योंकि देश के लोगों से बनता है। जब तक देश को में रहने वाले लोगों को हम मजबूत नहीं बनाएंगे, जब तक देश में रहने वाले लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक देश का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। ये पर्सपेक्टिव को हमको समझना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। And really, one last and final question, this young girl here. I'm sorry, no more. Hello, sir. I'm coming from the Tata Institute of Social Sciences. The recent trend is that the social sciences institutes have been allocated less funds. On the other hand, institutes like GEO have been allocated with more funds. Do the government is really afraid of student community coming together as a whole, and the professors who are teaching them is trying to overthrow the government? ऐसा हो तो बहुत अच्छा है।
देखिए मैं आप एक्चुअली आपने जो सवाल पूछा है वो सवाल नहीं है, वो जो हम लोग बोल रहे हैं उसी बात को आपने एक कदम आगे बढ़ाया है। मैं उस पहलू को छुआ नहीं था, आपने उस पहलू को टच किया कि यही समझना चाहिए हम लोगों को कि जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं उसके मालिक जो हैं मुकेश अंबानी, वो उनकी कंपनी प्रत्येक दिन पिछले 1 साल में 300 करोड़ रुपया कमाई है रोज। और दूसरी तरफ हर जो है मिनट किसान जो है इस देश में आत्महत्या कर रहा है, कहीं ना कहीं दलित, विमेन, माइनॉरिटी, आदिवासी के खिलाफ एट्रोसिटी हो रहे हैं। ये देश की हकीकत है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ जो वो कहते हैं ना 99% वर्सेज 1% की जो लड़ाई इस देश में दुनिया में बनती जा रही है, उसी का एग्जाम्पल है। और वो जो लोग हैं जिन्होंने वेल्थ को पूरी तरीके से मोनोपोलाइज कर लिया है, आज वो वेल्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को खरीदने में। इसीलिए यह जो ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है, यह जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसको ही अच्छे तरीके से करने के लिए चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल किया गया है। चुनावी बॉन्ड क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। चुनावी बॉन्ड ये है कि कौन चंदा दिया, कितना दिया, किसको दिया, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा होता है। अब आप बताइए कि जिसके पास पैसा होगा वो चंदा देगा, और जो जिसका चंदा लेगा वो उसका भजन करेगा। और ये उसी का नतीजा है कि जिसके चंदे से जो लोग चुनाव जीते हैं उसके साथ जो है नमक हलाली कर रहे हैं और देश की जनता के साथ नमक हरामी कर रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। जो इस देश के पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट हैं उसको यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस नहीं बनाया गया है। माने ऐसा कहीं होता है? जो यूनिवर्सिटी बनी ही नहीं है, बनने से पहले ही एमिनेंस हो गई है, क्योंकि वो जो है रिलायंस की यूनिवर्सिटी है। इस साजिश के खिलाफ ही हम लोगों को ये समझना चाहिए कि तमाम लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। देश के भीतर यह जो इनइक्वलिटी है इसको टिकाए रखने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए कास्टिस्ट, कम्युनल, तरह तरह के जो है कार्ड खेले जा रहे हैं, ताकि ये इनइक्वलिटी जो है इस देश में चलता रहे। जब तक हम इनइक्वलिटी को फाइट आउट नहीं करेंगे तब तक देश विकसित नहीं होगा, देश मजबूत नहीं होगा और देश आगे नहीं बढ़ेगा। यही सबसे प्रमुख चुनौती है। जिनके सवाल छूट गए उनसे आग्रह है कि साहस करके अगली बार अब आप अपने कार्यक्रम में बुलाइएगा, एंटी नेशनल होने का सारा खतरा उठाइएगा, वहां पे हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।